अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी ज़ियादतीस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन नवंबर का पूरा महीना इस दिन के हवाले से सेमिनार, वर्कशॉप्स वगैरह और लेक्चर्स दिए जाते हैं। इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अली जुनेजो साहब, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन। इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह। फोकस की पूरी टीम के जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले डायबिटीज़ जो हम जिसके लिए हम ये सारा प्रोग्राम करें, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की इम्पोर्टेंस पे बात करना चाहेंगे। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर के पीछे जो स्टोरी है वो इंसुलिन की इजाद जो पेंटिंग जो इनके साइंसदान थे उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मंसूब है। अच्छा। लेकिन मकसद जो इसको मनाने का है वो इसकी आगाही फैलाना, क्योंकि पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर का बढ़ना नहीं है, ये पूरे जिस्म के अंदर फ्रॉम हेड टू टो सारे हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और काफ़ी पेचीदगियाँ लेके आती है आपकी लाइफ के अंदर। आगाही फैलाने का पर्पज़ होता है इसका, इस मकसद के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में डायबिटीज़ स्पेशली काफ़ी आजकल यंग जनरेशन में बहुत देखने को मिल रही है। इसमें मर्द और ख़वातीन का कोई रेशो है कि किस रेशो के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं इस बीमारी के अंदर? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस के हिसाब से सबसे टॉप कंट्रीज़ में शुमार होता है। टोटल जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें भी तीसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। तो पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिछले 20-25 सालों में बढ़ रही है और ज़्यादा जो इसमें शिद्दत के साथ देखी जा रही है वो यंग पेशेंट्स के अंदर जो है बहुत मतलब इवन बच्चों के अंदर जो है 9-10 साल 15 साल के बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो देखी जा रही है। बाकी जहाँ तक जेंडर का ताल्लुक़ है ख़वातीन और मर्दों में, तो ये कुछ ख़वातीन के अंदर प्रीपोंडरेंस है लेकिन दोनों जेंडर को तकरीबन अफेक्ट करती है। अच्छा, ठीक है। सर, जैसे कि देखने में आता है कि लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ शुगर खाने से यानी सिर्फ मीठा खाने से ही बढ़ती है, क्योंकि ये बात सही है कि मीठा खाने से ही सिर्फ डायबिटीज़ का ताल्लुक है या कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो एग्जैजरेट करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें मीठा खाने से शुगर का होना तो ठीक है, एक स्ट्रेस फैक्टर है जो बढ़ेगा बॉडी के ऊपर, उसका अपना एक थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन वो वजह नहीं है। वो वजह पूरा ओवरऑल लाइफस्टाइल है हमारा। इसमें हमारा फ्रक्टोज़ जो कि एक मीठे का कंपोनेंट है उसका बढ़ना है, हमारी जो लाइफस्टाइल के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जो वर्जिश है, जो हमारी जिस्मानी एफ़र्ट है वो बहुत कम हो गई है। फिर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि जिससे डायबिटीज़ बढ़ रही है। इवन नमकीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाज़ औक़ात निशास्ता होता है, जिसमें फ्रक्टोज़ उसमें भी हो सकता है, सॉल्ट होता है, उसकी वजह से भी हो रही है। और कुछ लोगों को मीठा खाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको डायबिटीज़, उनका मेटाबॉलिक प्रोफ़ाइल इस तरह का होता है कुदरती तौर पे कि उनको वो जो शुगर वो एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं वो उसको मेटाबोलाइज़ करने की उनकी अंदर कैपेसिटी होती है। लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि हमारा एनर्जी इंटेक बहुत ज़्यादा है, हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, डायबिटीज़ को बहुत तेज़ी से फैला रही हैं। अच्छा सर, जब पुराने वक्तों में ये सुना जाता था कि डायबिटीज़ जो है को मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक आप कह सकते हैं डिजीज़ है, तो जिनके पेरेंट्स को होती है तो उनके बच्चों को होगी, या जो बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी के साथ अफराद है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं को होगी डायबिटीज़। लेकिन आजकल देखने में आता है कि जो पतले दुबले अफराद हैं उनको भी शुगर हो जाती है, यंग एज में भी हो जाती है, जिनके पेरेंट्स को ना हो उन्हें भी हो जाती है। ये कैसे ऐसा हो रहा है? मौरूसी बीमारियाँ एक तो जिस तरह से हीमोफीलिया वगैरह हो गई या इस तरह की कुछ और बीमारियां हैं कि जो कि मौरूसी हम कहते हैं कि जिसमें डायरेक्ट फैमिली हिस्ट्री आपको मिल जाती है कि माँ को है तो बच्चों को होगी और बाप को है तो उनके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। उस तरह की बीमारी तो खैर ये कभी भी नहीं थी, लेकिन हाँ इसका जेनेटिक कंपोनेंट है। अच्छा। कुछ जीन्स हैं जिनके ऑल्ट्रेशन से होती है, तो क्लस्टर यकीनन देखा जाता है कि ज़्यादा मरीज़ होते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी की फैमिली में कोई
डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो उसमें डायबिटीज़ नहीं होगी। अच्छा। टाइप 1 के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा सिलसिला है मरूसियत का, लेकिन टाइप 2 में भी कुछ हद तक मरूसियत है, लेकिन ज़्यादा मरूसियत उस तरह वाली नहीं है। इसमें बहुत सारे जो एपिजेनेटिक फिनोमेना होते हैं जो कि जो एनवायरमेंटल हमारी फैक्टर्स। मेडिकल टर्म में मेंडेलियन ट्रांसमिशन है उसके जी, साथ जी। नहीं होते कि एक्स लिंक या वाई लिंक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ डायरेक्टली हों। अच्छा। जहाँ ठीक तक है। मोटापे का ताल्लुक है, हाँ, मोटापा जो है बॉडी के अंदर जो फैट होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनती है, और ठीक जो है। मौजूद इंसुलिन होती है वो हमारे जिस्म में काम कम करती है और कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे शुगर्स बढ़ती है, शुगर का रिस्क बढ़ता है और उसकी पेचीदगियाँ भी बढ़ती हैं। तो अच्छा। मोटापा डेफ़िनेटली बहुत लिंक्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मोटा नहीं है तो उसकी में शुगर हो नहीं सकती है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये जेनेटिक्स और जो मोटापे से आगे काफ़ी बात निकल उसके चुकी है। अलावा भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स अलावा हैं फैक्टर्स जो हैं। कि डायबिटीज़ के ठीक होने है। और ना होने को हाँ, डिसाइड करेंगे। डिसाइड करते हैं। अच्छा। थोड़ी-सी सिम्पटम्स पे बात कर लेते हैं। अर्ली सिम्पटम्स क्या होंगे? ये तो सबको पता है कि पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। इसके अलावा कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं कि लोग मिस कर जाते हों? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की है ना कि ये साइलेंट किलर है। 80% लोगों में एक्चुअली अलामत कोई भी नहीं होगी। आप टेस्ट अच्छा। कराएँगे तो आपको पता चलेगा कि शुगर बढ़ी हुई है आपकी। अगर ओके। आप टेस्ट नहीं करा रहे तो आपको नहीं पता चल रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की होती है कि जो क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इनकी अच्छा। अक्सर अलामात नहीं होती। अच्छा। अलामत होती जिन लोगों में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जिस तरह से जो बड़ी एज के साथ आ रहे हैं, मतलब अपनी यंग एज में या मिडिल एज में आ रहे हैं, उनमें तो पेशाब का ज़्यादा आना, कमज़ोरी होना, थकन रहना, नकात रहना, वज़न का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बढ़ना या कम होना, ये अलामात आम तौर पे हमें देखने को मिलती हैं इन अच्छा। पेशेंट्स के अंदर। ठीक। बच्चों के अंदर ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है। इन पे बच्चों की वज़न आमतौर पे मोटापा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो यंग अच्छा। बच्चों के अंदर डायबिटीज़ देखी जा रही है, टाइप 2 अच्छा। डायबिटीज़ जो यंग बच्चों में देखी जा रही है, और ग्रोथ फेलियर और स्कूल परफॉर्मेंस उनकी जो है वो पीछे होना शुरू हो जाती है। अच्छा। सर एक टर्म होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो हामिला ख़वातीन होती हैं उनको हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। तो क्या इस डायबिटीज़ का उनके आने वाले बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? जो हम यंग जनरेशन में इतनी डायबिटीज़ देख रहे हैं, क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है इसके ऊपर? डेफ़िनेटली है। देखिए, जनरेशन टू जनरेशन डायबिटीज़ अपना फ़ेस भी चेंज कर रही है, अपनी एज भी चेंज कर रही है, अपनी पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, और इसको हम एपिजेनेटिक फिनोमेना कहते हैं। माँ हमल के दौरान क्या खाती है, क्या पीती है, कितना फ़िज़िकल एक्टिविटी करती है, कितना हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारती है, इसका होने वाले बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। ओके। और इस सारे प्रोसेस को साइंस आजकल जो है एपिजेनेटिक फिनोमेना कहते हैं। कुछ तो जीन्स हैं जो बच्चे की पैदाइश के टाइम पे माँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, बाप से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, जी। लेकिन कुछ जीन्स ऐसी हैं जो चेंज होंगी, विद द बिहेवियर चेंज होगी और माँ के बिहेवियर से चेंज होनी है। माँ की जो लाइफ़स्टाइल है वो कितना प्रोसेस्ड जो है फूड का इस्तेमाल करती है, कितना ओके। फ़िज़िकल एक्टिविटी करती है, कितना वो जो है ना रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ओके। कितना वो चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल हो रही है, स्मोकिंग अल्कोहल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। स्ट्रेस मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि कितना स्ट्रेसफुल लाइफ प्रेगनेंसी रही है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर बीमारियाँ और फ्यूचर हेल्थ हर चीज़ को डिसाइड कर रही होती है। तो बच्चों की जिस हमने अभी बात की थी कि इवन 9, 10 ईयर, 12 ईयर्स के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। ये इसीलिए हो रही है कि जो माँओं की प्रेगनेंसी के दौरान की लाइफ़स्टाइल जो है वो बच्चों की लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ टू मच। 9-10 इयर्स के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, एक फ़ैशन देखने में आता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनके जहीं किसी दावत में जाते हैं या कहीं जाते बैठते हैं तो कहते हैं कि हम तो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक पिएँगे, वो इस्तेमाल करेंगे, या फीकी चाय ला देंगे तो वो जो हमारे पास स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर जो डाइट स्पेशली यूज़ होते हैं, वो चाय तो फीकी होगी, सफ़ेद शुगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे आधी चमची, लेकिन वो 3-4 भर के साशे लुढ़का लेंगे। तो ये इस फ़ैशन के ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए, क्या ये सही तरीका है? देखिए, एक तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात हुई, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर बात हो रही है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरा एक आम सलाह मैं कहता हूँ, आप पानी पिएँ, जो और उसके अलावा आपको पीने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर जो दूध डब्बे में मिले या खुला मिले, वो भी उसमें कुछ ना कुछ शुगर ऐड हो जाती है और अच्छा। प्रिजर्वेटिव, तो वो दूध भी एक क्वेश्चन रहता है। अच्छा। बाकी चाय ब्लैक या ग्रीन या पी जाए जब तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें दूध और शक्कर का इस्तेमाल ठीक नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स भी जिस तरह से किसी भी किस्म की, वो
डाइट वाली हो या सादी हो, दोनों सूरतों में नुकसानदेह है और दोनों सूरतों में नहीं लेनी है। डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है वो हेल्दी लोगों को भी आई डोंट एडवाइज देम कि कैलोरीज कम करने के लिए आप डाइट लें, क्योंकि डाइट केमिकली ज़्यादा इंजूरियस है नॉर्मल रेगुलर ड्रिंक से। लेकिन रेगुलर ड्रिंक में सिर्फ कैलोरीज हैं, उसमें उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि नुकसान दे सकते हैं, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए तो डाइट हो या रेगुलर हो, दोनों सूरतों में रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी है कि जो स्वीटनर्स का इस्तेमाल है, एक थोड़ी क्वांटिटी के अंदर अच्छे लाइसेंस स्वीटनर्स का इस्तेमाल करना एक्सेप्टेबल है। जो टेबल के ऊपर साशे की बात की, वो आमतौर पे डायबिटिक स्वीटनर्स नहीं होते, वो ब्राउन शुगर के नाम पे रखे हुए होते हैं। वो ब्राउन शुगर भी अक्सर रंग की हुई वाइट शुगर ही होती है मेजॉरिटी। आपने बात की कि जैसे ये दूध के डब्बों की बात की और आपने कहा कि ये ग्रीन और ब्लैक टी के अलावा जो भी आप दूध ऊपर से डाल रहे हैं वो डायबिटीज़ को एग्जैजरेट करेगी। सर हमारे यहाँ बड़ा ये रुझान देखने में आता है कि जैसे कोई बीमार पड़ गया या कोई कमज़ोरी हो गई तो वो डब्बे वाला जो आजकल हमारे पास पाउडर्ड जो सप्लीमेंट्स आते हैं, नाम तो नहीं ले सकते लेकिन मैं बता रही हूँ जो लोग समझ जाएंगे, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो बड़ा फैशन है यूज़ करने का। कभी किसी बीमार को देखने के लिए जाते तो डब्बे भर भर के लेके जाते हैं। वो डाइट फ्रूट शुगर के नाम से जैसे वो जूसेस आते हैं वो लेके जाते हैं, तो क्या ये सही फैशन है, इसको फॉलो करना चाहिए? अगेन पीने के लिए पानी, नो डाइट फ्रूट्स। कुदरत ने कोई जूस ऐसा फ्रूट ऐसा नहीं बनाया जिसमें शुगर ना हो। नो पाउडर तो सप्लीमेंट्स। कुदरती तौर पे जब हम फ्रूट लेते हैं तो उसमें एंटीटॉक्सिन भी होता है, फाइबर भी होता है, तो दैट डज नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ द शुगर अपोज्ड शुगर्स। लेकिन जब आप जूस की सूरत में लें, वो भले नो एडेड शुगर होते हैं, वो डाइट मतलब ये होता है कि उसमें मीठा करने के लिए उसमें शुगर ऐड नहीं की जाती। अच्छा। बस सबसे अच्छा जूस होगा वो ऐसा ही होगा ना, जो आप फ्रेश निकालेंगे उसमें यही होगा, लेकिन वो आप फाइबर निकाल लेंगे जो उसमें हेल्दी कंपोनेंट है, अनहेल्दी कंपोनेंट जो उसकी शुगर है वो आप ले लेंगे। दिस इज व्हाट जूसेस आर नेवर हेल्दी फॉर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पर्सन। फ्रूट्स आर हेल्दी इन ए लिमिटेड अमाउंट। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो हम हमेशा करते हैं, जो बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि नॉर्मल रेंजेस क्या है फास्टिंग ब्लड शुगर की और रैंडम ब्लड शुगर की, जो लोग घर पे चेक करते हैं उनके लिए। शुगर्स जो फास्टिंग स्टेट जो 8 घंटे की फास्टिंग होती है उसके अंदर 100 से कम होनी चाहिए नॉर्मल, और जो रैंडम शुगर है वो 140 से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये है नॉर्मल रेंज। फिर एक आती है रेंज जिसको हम प्री डायबिटीज़ की रेंज कहते हैं, कि जिसके अंदर डायबिटीज़ हम लेबल नहीं करते लेकिन ये प्री डायबिटीज़ है। ये भी बड़ा टेक्निकल वो है कि प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपको पेचीदगियाँ तो फिर भी हो सकती हैं, आपको लाइफस्टाइल फिर भी करना है, आपने परहेज़ फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि प्री डायबिटीज़ के अंदर जो है जितनी भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है वो सब हो सकती हैं उनको। तो वो रेंज फास्टिंग की 125 है कि 125 से ज़्यादा अगर हो तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। और रैंडम शुगर अगर जो है 200 से ज़्यादा हो खाने के बाद वाली तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन 140 से 200 के दरमियान में भी नॉर्मल नहीं है। इसी तरह 100 से लेके 125 तक भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। तो ये भी एबनॉर्मल शुगर है। इसको लफ्ज़ अभी हम प्री डायबिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, परहेज़, ये सारी चीज़ें, अपनी डाइट का केयर करना, फिजिकल एक्टिविटी का केयर करना, ये सब चीज़ें उस पर लागू होती हैं। यस, उस टाइम पे हम दवा शायद ऐड नहीं करते मरीज़ों की जो है मैनेजमेंट में। ठीक है सर, स्क्रीनिंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि कौन से वो अफराद हैं जिन्हें लाजमी चाहिए कि वो एक दफ़ा कम से कम अपनी शुगर चेक करवाएं? मेरा ख्याल है एक दफ़ा तो सबको करानी चाहिए। अच्छा। फिर अगर जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक बेसिक सी चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ आप फॉलो करें अपनी लाइफ के अंदर कि आपकी वेस्ट, अगर ख़वातीन की वेस्ट अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और मर्दों की अगर 90 से ज़्यादा है, तो साल में एक आध दफ़ा शुगर ज़रूर चेक कराया करें अपनी, क्योंकि मोटापे के साथ डायरेक्ट लिंक है इसका। और मोटापे की जो रेंज है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए वो 80 सेंटीमीटर वेस्ट, और वेस्ट जब हम कहते हैं तो वो ये होती है कि जो हमारी नाफ की लेवल के ऊपर अगर हम जो है फीता रख के और एक लूसा बहुत टाइट करके नहीं, सांस को के इस तरह से करके चेक कर रहे हैं वेस्ट, तो एक नॉर्मल सांस लेते वक्त उसको चेक करें तो 80 सेंटीमीटर ख़वातीन के लिए और 90 सेंटीमीटर मर्दों के लिए ये है कट ऑफ। उससे ज़्यादा है तो आप हर साल एटलीस्ट शुगर चेक किया करें। डॉक्टर ज़ीशान, एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग हैं जिनको क्रॉनिक डायबिटीज़ है, डाइट और लाइफस्टाइल के अलावा भी जो है वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इंसुलिन ज़रूर लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स ऐसे हो जाते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ही हो जाते हैं वो बेचारे। तो उन लोगों के लिए हमारी मेडिकल साइंस में कोई एडवांसमेंट है, उनके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी है आगे फ्यूचर में चल के इंसुलिन से या गोलियों से जान छूट जाए, या कुछ ऐसा कोई तरीका हो कि इनके लिए थोड़ा सा सुकून हो जाए? दवाएँ तो बहुत सारी आई हैं
तो पिछले 10 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ आई हैं और उससे डायबिटीज़ के कैनवस में चेंजेस भी आई हैं, कुछ कन्फ्यूजन भी नए डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी है कि क्या दवा कब देनी चाहिए मरीज़ों को। लेकिन ऐसी कोई दवा पाइपलाइन में नहीं है जिसको हम कहेंगे डायबिटीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि जो वजूहात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और वो बढ़ रही हैं। यस, कुछ अरसे पहले बहुत मीडिया पे ज़ोर था एक वैक्सीन का कि अगर हम लगाएं, जिसको आम इस्तिलाह में वैक्सीन कहा जा रहा है, वो कुछ इम्यून थेरेपी है जिसमें बच्चों को हम लगाते हैं। टाइप 1 वाले बच्चों को अगर हम लगाएं तो हम 3 से 6 महीने तक ऑनसेट को डिले कर सकते हैं और वो वेरिएबल हो सकता है। और ये बिल्कुल अभी नई चीज़ है, उससे एक दरवाज़ा खुला है कि शायद हम डायबिटीज़ ऑनसेट को डिले या रोक सकते हों टाइप 1 के लिए। इट्स नॉट फॉर द टाइप 2। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे आर्टिफिशियल पैंक्रियाज पे काम हो रहा है कि वो आप लेकिन अभी तक वो ऐसी स्टेज पे नहीं है जिस पे हम एक्सपेक्ट करें कि अगले साल 2 साल के अंदर कोई नई चेंज आएगी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो रिसर्च तो चल रही है, लेकिन असल चीज़ जो है वो जो प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में आप का है, वो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारा खाना पीना है, वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो हमारे मामलात हैं लाइफ के कि हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट्स अपना काम करना चाहिए, बहुत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। कराची में हम रहते हैं, यहाँ पे कराची के अंदर पार्क्स नहीं है, वॉक करने की जगह नहीं है, हालात ऐसे नहीं है कि आप बाहर निकल सकें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अपनी सेहत का हमने खुद ख्याल रखना है। गवर्नमेंट को बहुत और भी सारी चीज़ें करनी चाहिए, शायद नहीं है आम आदमी के लिए वो चीज़ें, लेकिन अपनी सेहत के लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। और मैं पेशेंट्स को अपने यही कहता हूँ कि अगर आपकी एक्सेस नहीं है कहीं किसी पार्क में, किसी अच्छी जगह पे, इवन एक 10 बाय 10 का अगर कमरा भी है छोटा सा, उसके अंदर भी स्टिल फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। उस पर भी अगर आपकी नीयत है और आप अपना रूटीन बनाएं तो स्टिल यू कैन डू फिज़िकल एक्टिविटी। और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, हम उन खुशनसीबों में से हैं। बहरहाल मैं रिपीट करूँगा कि जहाँ बहुत जिसे कहते हैं फ्रेश खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हेन वी गो इनटू द वेस्ट, वहाँ पे हर चीज़ फ्रोज़न अवेलेबल है। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ शायद ऑर्गेनिक फूड के नाम पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अफोर्डेबिलिटी की नॉर्मल आदमी जो वेस्ट में रह रहा है उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ों को एक्सेस करना जो हमारे लिए शायद यहाँ पे आसान है। तो हमारे पास बेहतर फूड है, हम अपनी चॉइस ऑफ फूड को इम्प्रूव करें, क्वांटिटी ऑफ फूड को कम करें, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, अपने मामलात में अपने आप को भी कंफर्टेबल रखें, अपने घर वालों को और अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको कंफर्टेबल रखें, तो शायद हम डायबिटीज़ को कुछ हद तक रोक सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए, आपने अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मीडिया फोकस की पूरी टीम की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर हमसे आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।